Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology, unit number 10, chapter number 3, Hormones and Hormones Antagonist. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और उसके 10th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम डिफरेंट हार्मोन्स और हार्मोन्स के एंटागोनिस्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग जो हमारे हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 10th यूनिट का चैप्टर नंबर 3, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। इसके अंदर जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा वो है प्रोजेस्टेरॉन। This progesterone is an steroidal hormone that plays a significant role in the menstruation cycle, pregnancy and overall reproductive health. ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, स्टेरॉइडल है। और ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, ठीक है, फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान और एक ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो जो ये रोल प्ले करता है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो फर्स्ट बात करते हैं अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स अ यूट्रस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो सेकेंड हाफ होता है, ठीक है, उस सेकेंड हाफ के दौरान जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, कि वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो, जाइगोट जो है जाकर के यूट्रस से बाइंड हो पाए, वहां पर इम्प्लांट हो पाए, उसके लिए ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इस यूट्रस को तैयार करता है, को मेंटेन करके रखता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सेकेंड फेज के दौरान। ठीक है, सेकेंड बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रोजेस्टेरोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी बाय thickening the uterus lining and preventing the uterus from the contracting and helping the body to prepare for the breastfeeding। ठीक है, प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन आपका हार्मोन है ये प्रेगनेंसी, जो एक हेल्थी प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको थिकन करता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो यूट्रस है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो तो वहां पर फीटस जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन से यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, बॉडी को हेल्प करता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, थर्ड है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। So this progesterone works with the estrogen to promote the breast development during the puberty and pregnancy। ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर के प्यूबर्टी के टाइम पर और प्रेगनेंसी के टाइम पर, दोनों ही टाइम पर ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, प्रेगनेंसी में और आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस को इम्प्लांटेशन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस की वॉल को थिकन करके कॉन्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करता है बॉडी को। एंड थर्ड है कि एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, next is का pathological role। So in this the first is hormonal imbalance, that means a lack of progesterone can cause the menstruation irregularities and infertility in the woman। Second is miscarriage। So low progesterone level in the early pregnancy can increase the risk of miscarriage। क्योंकि ये प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डालता है, यूट्रस पर इफेक्ट डालता है, तो अगर इसका लेवल ज्यादा कम हुआ तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, यूट्रस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं कि अगर इस हार्मोन का इम्बैलेंसमेंट होता है या इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाता है और वुमेन्स के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि बांझपन भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है मिसकैरेज, कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ
तो यहाँ पर अर्ली स्टेज में, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज के अंदर ही जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के जो चांसेस हैं, रिस्क है, वो वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिसकैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज यूज्ड इन फर्स्ट hormonal replacement therapy, that is HRT, in which the progesterone is used in the combination with estrogen in HRT to manage the menopausal symptoms such as hot flashes, vaginal dryness and mood swings. ठीक है, तो इसको वहां पर यूज करते हैं जब हार्मोन की कमी हो जाएगी, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर इसको यूज किया जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, जहां पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इसके अंदर यूज की जाती है, जहां पर ये मेनोपॉज के सिम्टम्स को मैनेज करता है। मेनोपॉज के सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस, ठीक है, वेजाइनल ड्राइनेस और मूड स्विंग्स, कि जब मेनोपॉज के टाइम पर मूड स्विंग्स होते हैं, वेजाइना में ड्राइनेस कोज होती है और हॉट फ्लैशेस जैसी कंडीशन आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन विच द प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स आर यूज्ड टू सप्लाई द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन हु हैव डिफिकल्टी इन कंसीविंग। ठीक है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, अगर जैसे हमने बोला भी कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। तो उस इनफर्टिलिटी या बांझपन को होने से रोकने के लिए, ठीक है, क्या दिए जाते हैं यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर बोल रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट को यहाँ पर दिया जाता है वुमेन्स को प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस के अंदर, जिनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती है, जिनको प्रॉपर्ली वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है, उन वुमेन्स को प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस के अंदर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो है प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। ठीक है, थर्ड इज द मेंस्ट्रुअल syndrome, that is PMS, in which progesterone supplements can alleviate the symptoms of PMS such as bloating, breast tenderness and mood swings। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को बोलते हैं सिंड्रोम। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन से पहले जो भी चीजें हो रही है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग हो रही है, यानी कि फेस जो है वो भरा भरा हो जाता है, ब्लॉटिंग हो रही है, जो ब्रेस्ट है उनमें टेंडरनेस आ रही है, वो टेंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पीएमएस के सिम्टम्स है, प्री मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स है। तो इन सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो इस कंडीशन को ट्रीट आउट करते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपके एंडोमेट्रियोसिस, इन विच द प्रोजेस्टेरोन थेरेपी कैन हेल्प the symptoms of endometriosis such as pelvic pain and heavy blood। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस नाम से समझ में आ रहा है कि एंडोमेट्रियम में ओएसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग। ठीक है, तो ये जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन थेरेपी जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेल्विक पेन यानी कि पेल्विक एरिया के अंदर पेन होना और हैवी ब्लीडिंग होना, हैवी पीरियड्स होना, तो इन कंडीशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए क्या दिए जाते हैं, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपके हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में और एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें, ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली क्या है, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है जो कि फीमेल के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, देखो, दिस ऑक्सीटोसिन इज एन हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। It plays a crucial role in a wide range of physiological processes, including childbirth, lactation and social bonding।
ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन आपके वो हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, और हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका तीन पार्ट है, इंटीरियर, मिड पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे ये रिलीज होता है। ध्यान रखो बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। और ये जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर अपना एक क्रूशियल एक इम्पोर्टेंट करता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के अंदर अपना रोल प्ले करेगा, लेक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेगा, और यहाँ तक कि सोशल बॉन्डिंग के अंदर भी अपना एक रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन और सोशल बॉन्डिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। कैसे, तो देखो फर्स्ट है इसके फिजियोलॉजिकल रोल। फर्स्ट है इसमें labor and delivery, in which the oxytocin stimulates the uterine contractions, facilitating the labor and delivery. It also plays a role in the dilation of the cervix during the childbirth. Second is the lactation, in which the oxytocin helps to stimulate the letdown reflex, which enables the milk to be released from the mammillary glands during the breastfeeding. ठीक है। तो फर्स्ट तो है आपके लेबर एंड डिलीवरी। लेबर एंड डिलीवरी के अंदर है कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो आपकी यूटेराइन मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करके जो लेबर होता है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करता है, उसको आसान बनाता है, डिलीवरी में हेल्प करता है। इस तरीके से क्या करता है, जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा होता है, लेबर हो रहा होता है, उस टाइम पे सर्विक्स को तो डायलेट करता है, और यूट्रस की जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि लेबर या हम कहेंगे डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है। सेकेंड होता है लेक्टेशन। तो लेक्टेशन के अंदर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, लेट डाउन रिफ्लक्स करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मेमलरी ग्लैंड्स होती है उनसे क्या होता है, मिल्क जो है रिलीज होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन जो है मेमलरी ग्लैंड से मिल्क के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क को लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू स्टिमुलेट करता है। ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो दो मेजर काम करेगा, एक तो लेबर को आसान बनाएगा और एक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काम करेगा। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को आसान बनाएगा। नेक्स्ट है इसके पैथोलॉजिकल रोल्स। पैथोलॉजिकल रोल्स के अंदर फर्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म है कि रिसर्च सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल विद द ऑटिज्म हैव अ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन which may contribute to the social difficulties and lack of emotional connections with the other। ठीक है। ओटिज्म क्या होता है, ओटिज्म एक तरीके की डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, रिसर्च ये बताती है कि अगर जिस पर्सन को ओटिज्म होता है ना, ठीक है, वो किस वजह से होता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो जो सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने में उसको डिफिकल्टी आती है, और दूसरों के साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाने में उसको डिफिकल्टी आती है। ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटिज्म, जो कि ऑक्सीटोसिन के लेवल की कमी होने की वजह से। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो है पेशेंट को देते हैं, जिससे कि वो सोशल कनेक्शंस बना सके और इमोशनल कनेक्शंस बना सके। ठीक है। सेकेंड होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन, in which this oxytocin has been shown to have anxiolytic, that is anti-anxiety and antidepressant effect in the animal models and human studies। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, किसके अंदर, एनिमल मॉडल में और ह्यूमन स्टडीज में। बेसिकली जिन पर्सन्स में, जिन पेशेंट्स में ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है उनको ज्यादा घबराहट, डर या डिप्रेशन की कंडीशंस आती हैं, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जो कि उनकी स्ट्रेस, डर की जो कंडीशन होती है, एंजाइटी की कंडीशन होती है, घबराहट की कंडीशन होती है, उसको खत्म करता है, एंजियोलाइटिक एक्शन देता है, और अगर डिप्रेशन यहाँ पर आ रहा है तो उस डिप्रेशन वाली एक्टिविटी को भी कम करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया एनिमल्स पर और ह्यूमंस पर, और दोनों पर की गई जो स्टडी है वो ये कहती है कि ऑक्सीटोसिन एंजियोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट दोनों एक्शन प्रोड्यूस करता है। थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर्स,
in which there are some evidences that shows that oxytocin may play a role in regulation of food intake and body weight, and its use has been explored as a potential treatment for the anorexia and bulimia. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो रहता है, ठीक है, वो फूड के इंटेक में, जो फूड लिया जाता है उस इंटेक किए जाने वाले फूड के रेगुलेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी के वेट को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, और इस तरीके से एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना और बुलिमिया की जो कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जब खाना खाने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो फूड इंटेक को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी वेट को रेगुलेट करने के लिए क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन किया जाता है, जो कि एनोरेक्सिया यानी कि भूख न लगना और बुलिमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट आउट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटिज्म की कंडीशन को ठीक करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन को ठीक करेगा, और ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए जो है यहाँ पर आपके ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस के अंदर फर्स्ट है इंडक्शन ऑफ द लेबर इन विच द ऑक्सीटोसिन इज कॉमनली यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर इन द वुमेन्स who have gone past their due dates or have medical condition that requires डिलीवरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेबर को यानी कि जो डिलीवरी है उसको ये इंड्यूस करता है, मतलब उसको ये जल्दी से करवाता है। कैसे, यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये वुमेन्स के अंदर लेबर को यानी कि प्रेगनेंसी को, ठीक है, या आप कहेंगे कि जो डिलीवरी है उसको ये फास्ट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो लेबर इंड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी जैसे मान लो कि अगर किसी के डेट डॉक्टर ने बताया कि इस तारीख तक आपकी प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उनकी डेट निकल गई और अभी तक भी नहीं हो रही है, तो जिनकी ड्यू डेट निकल गई है, ठीक है, और अभी तक भी उनको डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस केस में वहां पर डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, है ना, लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपको टाइम से पहले वहां पर डिलीवरी करनी होती है, उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सेकेंड है आपके पोस्टपार्टम हेमरेज in which the oxytocin is also used to prevent and treat the postpartum hemorrhage by promoting the uterine contraction। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है ना, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है, एक तो प्री मेनोपॉजल, एक पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद, पोस्टपार्टम यानी कि लेबर होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो हेमरेज की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे ओवर ब्लीडिंग होने से रोकने के लिए भी जो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पोस्टपार्टम मतलब कि जो डिलीवरी हुई है उस डिलीवरी के बाद की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए, उसमें जो हेमरेज हो रहा है, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको होने से रोकने के लिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जो कि क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है। ठीक है, यूटेराइन मसल्स में हैवी कॉन्ट्रैक्शंस करा करके, ठीक है, पहले तो लेबर इंड्यूस कराता है, उसके बाद पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन को ट्रीट आउट करता है। थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग in which the oxytocin nasal spray has been used to improve the lactation and milk injections in the breastfeeding mothers। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को नेजल स्प्रे के थ्रू दिया जाता है, जो कि मदर के अंदर, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है जो मदर, ठीक है, उनके अंदर मिल्क को इंजेक्ट करने में, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। और फोर्थ है ऑटिज्म, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च इज गोइंग टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन for social and communication difficulties in individual with the autism। ठीक है, तो रिसर्च ये कहते हैं कि
ऑक्सीटोसिन को जो है यहाँ पर ऑटिज्म की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। ऑटिज्म मतलब वो लोग जो कि प्रॉपरली सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते, उन पर्सन्स को प्रॉपरली कंडीशन को ट्रीट आउट करने के लिए जो है यहाँ पर क्या दिया जाता है, आपके ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीटोसिन लेबर को इंड्यूस कराता है, लेबर के बाद जो हेमरेजिक कंडीशन है उसको ट्रीट करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए यानी कि पर्सन की सोशल बिहेवियर को, सोशल एनवायरनमेंट को, सोशल कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, लास्ट है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें तो दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर अ क्लास ऑफ हार्मोन्स which is produced naturally by the adrenal cortex, which play a crucial role in maintaining the normal functioning of the body. They are also available in the synthetic form of therapeutic uses. ठीक है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये हार्मोन्स की उस क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है आपके कॉर्टेक्स और एक होता है आपके मेडुला। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसके कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां से नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होकर के बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है आपके सिंथेटिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है, तो डिफरेंट थेरापेटिक यूजेस को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हार्मोन्स की वो क्लास है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है और बॉडी के डिफरेंट नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, और सिंथेटिक फॉर्म के डिफरेंट थेरापेटिक यूजेस होते हैं। जैसे कि पहले हम बात करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स की, तो यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, fats and proteins. They also regulate the body's response to stress by increasing the blood sugar level, blood pressure and suppressing the immune response. ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं यहाँ पर, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं, और साथ में ही बॉडी का जो स्ट्रेस को लेकर के जो रिस्पॉन्स है उसको रेगुलेट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसको सप्रेस आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। और दूसरा है कि बॉडी में स्ट्रेस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स आते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, दैट मीन्स ब्लड में शुगर का लेवल को मेंटेन करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके जो है डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पैथोलॉजिकल रोल। इसके पैथोलॉजिकल रोल्स के अंदर फर्स्ट है inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis, asthma and other autoimmune disorders can cause inflammation, swelling and pain. Second is corticosteroids can help to suppress the immune response and reduces the inflammation. Third is allergic reactions can also be caused inflammation, and corticosteroids can also help to reduce the symptoms such as itching, swelling and hives. And fourth is these corticosteroids can also be used to treat certain type of cancer by slowing down the growth of the cancer cells. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब हमेशा याद रखना कि जिसमें क्या हो रही है, आपकी रेडनेस हो रही है, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, और आपकी कैपिलरीज का ब्रेकडाउन हुआ है वहां पर, ठीक है, और क्या हुआ है, पेन हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में घुटनों में रेडनेस हो जाती है, अस्थमा जिसमें सांस लेने में तकलीफ आती है, और जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ कहीं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। सेकेंड है कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। थर्ड है कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, वहां पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जैसे कि इचिंग, स्वेलिंग और हीव्स, उसको ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं। और लास्ट है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो रहते हैं वो सर्टेन टाइप के जो कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स रहते हैं उनको उनके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपके ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, अस्थमा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। देखिए इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस आउट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि इचिंग, स्वेलिंग और हीट की कंडीशंस में हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट है कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रिड्यूस करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के क्लिनिकल यूजेस। So these corticosteroids are commonly used to treat inflammation and pain which is associated with the rheumatoid arthritis, lupus and other autoimmune disorders. They also used to treat severe allergic reactions such as anaphylaxis and to reduce the swelling and inflammation which is associated with the asthma and other respiratory conditions. These corticosteroids can also be used to treat skin conditions such as eczema and psoriasis and to reduce the inflammation and pain which is associated with the certain type of cancer. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, कैपिलरीज ब्रेकडाउन, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और साथ ही रूमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन में, ल्यूपस की कंडीशन में, या जो भी और आपके अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उनके अंदर जो पेन इसके साथ कनेक्टेड है उन पेन के ट्रीटमेंट के लिए जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर ये सीवियर एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस जो रिएक्शन होती है उसमें ये यूजफुल है। जहाँ पर ये क्या करते हैं, अस्थमा और जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं उसके अंदर जो स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा और पसोरियासिस जैसे जो फंगल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। और जो कैंसर होते हैं उन कैंसर के टाइम पे जो पेन हो रहा होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन और पेन को रिलीव करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करेंगे, और स्किन कंडीशन जैसे कि एक्जिमा और पसोरियासिस को ट्रीट करेंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हार्मोन और उनके एंटागोनिस्ट। अब हम मिलेंगे के साथ, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।